नमस्कार दोस्तों। एक गांव में एक बुढ़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। उसके बेटे का नाम करमू था। करमू के अपने थोड़े से खेत थे जिस पर खेती करके माँ बेटों का गुजारा हो जाता था। करमू की माँ जैसे करमू से बहुत प्रेम करती थी, वैसे ही करमू को अपने खेतों में काम करना बड़ा अच्छा लगता था। उसका सारा समय खेतों में ही गुजरता था। वह अपनी उगाई गई फसल की अच्छे से देखभाल करता था। एक बार करमू ने अपने खेत में गन्ना उगाया। कुछ ही महीनों में गन्ने की फसल लहराने लगी। उसके खेत का गन्ना बहुत ही मोटा था और रसीला भी था। आने जाने वाले लोग उसके खेत से अब गन्ना उखाड़ कर खाने लगे। लोग जो भी खाते वे कहते, भाई करमू के खेत का जो गन्ना है वह तो बड़ा ही रसीला है। यह बात धीरे धीरे सारे गांव में फैल गई। तो सभी जो गांव के लोग रास्ते से जब जाते तो अगर करमू खेत पर नहीं होता तो आगे पीछे से गन्ना उखाड़ कर खाने लग जाते थे। अब करमू बड़ा परेशान रहने लगा कि इस तरह तो उसका आधे से ज़्यादा खेत खाली हो जाएगा अगर हर आने जाने वाला उसके खेत से गन्ना उखाड़ेगा। अब करमू ने सोचा कि मैं क्या करूं, मैं तो सारा दिन खेत में ही रहता हूं, फिर भी लोग मेरी पीठ फिरते ही गन्ना उखाड़ ले जाते हैं, क्योंकि मेरे खेत के सहारे ही ये रास्ता लगता है। उसने सोचा कि क्यों ना मैं अब इस रास्ते पर ही बैठकर अपने खेत की रखवाली करूं और गन्ना उखाड़ने वालों को रोकूं। यह सोचकर वह खेत के किनारे रास्ते पर ही बैठ जाता है और आने जाने वाले जब उसे देखते तो गन्ना नहीं उखाड़ पाते थे, क्योंकि वे सोचते थे कि अगर करमू के सामने गन्ना उखाड़ा तो वह उसे पकड़ लेगा और फिर खूब पिटाई करेगा। एक बार जब करमू अपने खेत पर पहरा दे रहा था, दोपहर का समय था, जब दूर से उसने 4 आदमियों को आते हुए देखा। वे चारों जो थे एक एक गन्ना उखाड़ कर खाते चले आ रहे थे। उन्हें गन्ना बड़ा ही रसीला लगा तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक गट्ठा ही बांध लिया जाए और घर में बच्चे भी खा लेंगे। चारों ने मिलकर गन्ने का एक गट्ठा बांध लिया। बांधकर जैसे ही वे आगे चलने लगे, करमू उनके पास पहुंच गया। उनके पास पहुंचने पर करमू ने उन्हें पहचान लिया। वे चारों दूसरे गांव के थे। एक तो पंडित था, एक वकील था, एक सेठ और एक बढ़ई था। उन चारों को उसने देखकर ये सोचा कि मैं इन्हें गन्ना ले जाने से रोकूं। फिर वह सोचने लगा कि अगर मैंने इनसे ज़्यादा कुछ कहा तो ये 4 हैं कभी मेरी ही पिटाई ना कर दे। मुझे बल से नहीं बुद्धि से भी काम लेना होगा। थोड़ी देर वह सोचता है और फिर उन चारों से कहता है कि भाई क्यों तुमने मेरे खेत से गन्ना क्यों उखाड़ लिया। तब उन्होंने कहा कि खेत जो है रास्ते पर था, मन करा तो गन्ना उखाड़ कर खा लिया, तुम हमारा क्या करोगे। तब उनमें से उन चारों को देखकर जो था करमू चुप हो गया। और फिर करमू ने कहा कि तुमने मुझे से पूछा भी नहीं और गन्ना उखाड़ लिया। इस पर वे कहने लगे, तुम क्या करोगे। तब करमू ने कहा, मैं इस खेत का मालिक हूँ, मुझसे पूछ तो लेते। फिर करमू ने कहा कि पंडित जी ने गन्ना उखाड़ा तो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरी माँ अक्सर दान पुण्य करती रहती है, पंडितों का दिया हुआ व्यर्थ नहीं
जाता, उन्हें तो दान करते रहना चाहिए। और दूसरा, जो ये वकील भाई हैं, ये भी हमारे काम आ सकते हैं। आड़े वक्त में कभी कोर्ट कचहरी का मामला हुआ तो ये हमारी मदद कर सकते हैं। और तीसरा, जो सेठ था, उससे करमू ने कहा, सेठ जी भी हमारे काम के आदमी हैं, कभी अगर कर्ज लेना पड़ा तो ये हमारी मदद कर सकते हैं। तीनों ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ भाई, तुम ठीक कह रहे हो। पर जो चौथा था वो बढ़ई था। उसे देखकर करमू ने कहा, ये तीनों तो हमारी सहायता कर सकते हैं, पर तुम बढ़ई हमारी क्या सहायता करोगे? तुमने किससे पूछकर गन्ना उखाड़ा? अब जो करमू था, उसने एक गन्ना उठाया मोटा सा, और दनादन उस बढ़ई की पिटाई करने लगा। यह देखकर तीनों चौंक गए। फिर वे मन में सोचने लगे कि इसने हमें तो कुछ नहीं कहा, यह इस बढ़ई को पीट रहा है तो पीटने दो, हमें क्या करना। वे तीनों एक तरफ खड़े थे। अब बढ़ई जोर जोर से चिल्ला रहा था, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं आगे से गन्ना नहीं उखाड़ूंगा, तुम्हारे खेत के पास भी नजर नहीं आऊंगा। फिर जो करमू था, उसने उसकी अच्छी धुलाई कर दी थी। अब उसका पीछा छोड़ दिया। अब वह पिट पिटा कर एक तरफ बैठ गया। अब जो करमू था, उसने फिर दूसरा नंबर सेठ जी का लिया और फिर उनसे कहने लगा, क्यों भाई सेठ, हमारे गांव का सेठ क्या मर गया है जो मैं तुम्हारे गांव में मोटे ब्याज पर कर्जा लेने के लिए जाऊंगा? यह कहकर करमू ने दूसरा गन्ना उठाया और दनादन दनादन सेठ के सिर पर बरसाने लगा। अब सेठ भी उससे कहने लगा कि मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, आज के बाद मैं तुम्हारे खेतों की तरफ आंख भी नहीं करूँगा। यह कहकर सेठ ने अपना पिंड छुड़ाया। अब फिर जो वकील और पंडित खड़े खड़े देख रहे थे, पर उन्होंने कुछ नहीं कहा। फिर जो करमू था वो वकील के पास गया और उससे कहने लगा, क्यों बे वकील, हम जैसे किसानों को कोर्ट कचहरी से क्या लेना, पर तुम तो कानून के रखवाले बनते हो। तुमने बिना मेरी इजाज़त के मेरे खेत से गन्ना उखाड़ा है, तो इसकी तुम्हारे कानून में क्या सज़ा है, मुझे बताओ। यह सुनकर वकील भी डर गया। फिर करमू ने एक और गन्ना लिया और दनादन वकील पर बरसाने लगा। अब जो पंडित था वो डर गया, पर वह भी कुछ नहीं बोला। उसने सोचा कि वह तो वकील को मार रहा है, मुझसे तो उसने कुछ नहीं कहा, फिर मैं इनके बीच में क्यों पड़ूं। वह एक तरफ खड़ा वकील को पिटते हुए देख रहा था। वकील ने भी करमू से हाथ जोड़े और कहा कि मुझे माफ़ कर दो। इस पर जो है वो भी पिट पिटा कर एक तरफ खड़ा हो गया। करमू ने अब आखिरी नंबर पंडित जी का लिया। जब वह पंडित जी के पास डंडा लेकर खड़ा हुआ तो पंडित घबरा गया। अब वह उस पंडित से कहने लगा, क्यों भाई पंडित जी, आप तो धर्म कर्म की बातें करते हैं, किसी का चुराना नहीं चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, नहीं तो भगवान नरक में भेज देगा। ये सब बातें करते हो, सबको ज्ञान की बातें पढ़ाते हो और फिर आप ही उन बातों पर अमल नहीं करते हो, तो आपके साथ क्या किया जाए। अब जो पंडित था वो बड़ा घबराया हुआ था। उसने करमू के पांव पकड़ लिए और उससे कहा कि मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद मैं तुम्हारे खेतों की तरफ नज़र उठाकर नहीं देखूंगा। अब करमू ने सोचा कि पंडित जी पर हाथ उठाने से पाप लगेगा, इन्हें छोड़ देता हूँ। पर उन्हें चारों को उसने चेतावनी दी कि आप लोग
वापस अपने गांव चले जाइए और कभी मुड़कर मेरे खेतों की तरफ नजर मत डालना, नहीं तो आज की पिटाई को याद करके सोच लेना कि क्या हाल होगा। फिर जो है चारों अपने गांव के रास्ते हो लिए। करमू भी अपने घर लौट आया। उसने सारी बात अपनी माँ को बता दी। फिर जो चारों थे उन्होंने योजना बनाई कि करमू से बदला लिया जाए, हम ऐसे ही उसे नहीं छोड़ सकते। एक गन्ने के ऊपर उसने हमारी इतनी सुताई कर दी है, अब तो उससे बदला लेना चाहिए। चारों ने मिलकर गांव में ये खबर फैला दी कि जो करमू है वो बड़ा ही अपशुगनी है। उसका जो मुंह देख ले उस आदमी के बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं। कभी कभी तो उसका मुंह देखने पर सारा दिन खाना पानी भी नसीब नहीं होता है। यह जो खबर थी आग की तरह सारे गांव में फैल गई। उन चारों ने लोगों को यकीन दिला दिया कि करमू जो है अपशगुनी है और उन चारों के साथ करमू की वजह से ही ये सब हुआ है। उन्होंने सच्चाई किसी को नहीं बताई। सच्ची बात छुपा कर झूठ मूठ बातें बनाकर लोगों के सामने रख दी। अब लोगों ने सोचा कि शायद ये चारों सच कह रहे हैं। फिर वे करमू से दूर दूर रहने लगे। पर जब यह खबर करमू के कानों में पड़ी तो वह समझ गया कि यह बात उन चारों की फैलाई हुई है जिनकी उसने सुताई की थी। पर करमू को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। वह सुबह शाम अपने खेतों में जाता और काम से काम रखता था। यह बात जब लोगों पर इसका असर कम होते देखा तो चारों ने राजा को जाकर बताई और कहा कि इस गांव आपके राज्य के गांव में करमू नाम का एक आदमी रहता है। वह बड़ा ही अपशगुनी है। उसका मुंह जो देख ले उसके काम बिगड़ जाते हैं और सारा दिन खाना पानी नसीब नहीं होता। वह बड़ा ही अपशगुनी है। राजा ने जब अपने मंत्री से पूछा कि क्या ये चारों सच कह रहे हैं, इस बात का पता लगाओ। मंत्री ने पता लगाया तो दूसरे दिन राजा को बताया कि महाराज करमू जो है वो तो बड़ा ही ईमानदार किसान है। ऐसा कुछ नहीं है, ये चारों मनगढ़ंत बातें बना रहे थे। राजा ने कहा कि मैं स्वयं देखना चाहता हूँ वे सच कह रहे थे या झूठ। फिर राजा ने कहा कि करमू को राजमहल में बुलाया जाए। करमू राजमहल में आ गया। राजा ने करमू से कहा कि आज रात तुम यहीं रुकोगे। तब करमू ने कहा कि ठीक है। वो बड़ा ही निडर था क्योंकि वह गलत नहीं था, उसे किसी चीज़ का डर नहीं था। सारी रात करमू जो है राजमहल में ही रहा। दूसरे दिन सुबह सुबह राजा ने करमू ओ का मुँह देखा, उसे मिलने गया। उससे मिलने के बाद ही राजा ने अपने राजकार्य शुरू किए। दूसरे देश के राजा के साथ मैत्रिक संबंध पर हस्ताक्षर होने थे, पर किसी कारणवश वह राजा नहीं आया। तो और जो राजा था वो अपने दिनचर्या के जो राजकार्य थे उनमें उस दिन बड़ा ही व्यस्त था। कई मसलों पर हल कर निकालना था। इस वजह से राजा को सारा दिन खाना खाने का भी समय नहीं मिला। जब सूरज डूब गया राजा अपने कक्ष में आया तो उसने मंत्री को बुलाया और कहा कि वे चारों सच कह रहे थे। इसका जो मुंह देख ले उसके बनते काम बिगड़ जाते हैं और सारा दिन खाना पानी भी नसीब नहीं होता। आज मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। सबसे पहले मैंने करमू का मुंह देखा था और जो पड़ोसी देश का राजा मैत्री संबंध के लिए हमारे पास आने वाला था उसने मना कर दिया।
वह हमसे मैत्री नहीं करना चाहता है और मुझे आज सारा दिन खाना भी नसीब नहीं हुआ। तब मंत्री कहने लगा कि महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है, इन सब बातों में कर्मों का कोई दोष नहीं है। पर राजा ने मंत्री की एक न सुनी और कहा कि कर्मों को फांसी की सजा सुना दी जाए। कल शाम को उसे फांसी दे दी जाएगी। अब दूसरे दिन जब सुबह हुई, राजा करमू से मिलने गया और उससे कहा कि आज शाम को तुम्हें फांसी होगी। यह कहकर राजा वापस आ गया। शाम का समय हुआ, करमू के फांसी की तैयारियां होने लगी। फिर करमू से पूछा गया कि तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो वह बता दो। करमू ने कहा कि अपने राजा से जाकर यह कहना कि वो तो बड़े ही अपशगुनी हैं, क्योंकि सुबह सबसे पहले मैंने उनका ही मुंह देखा था और शाम होते ही मुझे फांसी लगने वाली है। इससे राजा से बड़ा अपशगुनी और कौन होगा। मेरा मुंह देखने से तो केवल लोगों को खाने पीने को नहीं मिलता था, लेकिन राजा का मुंह देखने पर तो लोगों की जिंदगी ही खत्म हो जाती है। इसका एक उदाहरण मैं हूँ। फिर जो सैनिक थे वो राजा के पास गए और करमू की कही गई बात राजा को बता दी। राजा के मंत्री ने कहा कि देखिए महाराज, ये सच बात नहीं है, क्योंकि इस तरह से तो आप भी अपशगुनी हुए। वह सही कह रहा था। मैंने कहा था ना महाराज, वो एक ईमानदार और सच्चा आदमी है, पर आपने मेरी बात नहीं मानी। वे जो 4 आदमी थे उन्होंने झूठा आरोप करमू पर लगाया था। फिर राजा ने उन चारों आदमियों को बुलाया और करमू की फांसी रुकवा दी। राज दरबार में बुलाया। फिर राजा ने करमू से कहा कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने बिना जांच पड़ताल किए तुम्हारे ऊपर लगे आरोप को सच मान लिया। फिर राजा ने बताया कि ये चारों लोग थे, उन्होंने तुम्हारे बारे में झूठी अफवाह फैलाई थी। इस बात का पता मुझे मंत्री ने बताया है। फिर राजा ने उन चारों को 50-50 कोड़े लगाने की सजा दी और कहा कि आगे से तुमने ऐसी कोई अफवाह फैलाई तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। राजा ने करमू को बहुत सा धन दिया। धन लेकर राजा को प्रणाम कर कर करमू खुशी खुशी अपने गांव लौट गया। गांव लौटने पर करमू ने सारी बात अपनी माँ को बताई। फिर उसकी माँ ने कहा कि बेटा, सच्चाई कभी छुपती नहीं है, सच की हमेशा जीत होती है। झूठ कभी न देर से ही सही खुलता जरूर है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। धन्यवाद।